आज हम लोग महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है, जिसे हम पॉलिटिकल टर्मोइल कह सकते हैं, राजनीतिक उथल पुथल, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम उसके बारे में कोई स्पाइसी खबरें या स्पाइसी न्यूज़ ऐसा हम कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम इसको टॉपिक को एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या राज्य सेवा जो परीक्षाएं होती हैं उनके दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं। तो हमारा जो मेन एजेंडा होगा, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे, वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम इस तरीके से कवर करेंगे कि जिसमें वो सारे जो डायमेंशंस हो कंप्लीट हो जाएं, और इस टॉपिक को कैसे आपको यूपीएससी के लिए देखना है, आपकी सारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप हो और एनालिसिस करने का और जो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं या आज आप रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज के लेक्चर का यही ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? हम सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इन महाराष्ट्र, पॉलिटिकल जो टर्मोइल है महाराष्ट्र में, हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक उथल पुथल, तो इसको हम इस एपिसोड को पूरा समझने की कोशिश ये करेंगे कि ये एपिसोड क्या है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके बारे में जो एंटी डिफैक्शन लॉ है वो क्या कहता है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। एंटी डिफैक्शन लॉ, जिसको हम दल बदल कानून भी कहते हैं। और अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो गवर्नर को लेके होगा। गवर्नर जो साहब हैं उनकी क्या भूमिका होती है, द रोल ऑफ गवर्नर। उसके बाद हम इसमें कुछ टर्म समझेंगे, जैसे कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, फ्लोर टेस्ट क्या होता है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कंक्लूजन होगा। तो हम बिंदुवार जो है इस पर चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो है ही इम्पॉर्टेंट, साथ में जो जीएस आपका सेकंड पेपर है, जीएस सेकंड पेपर, तो जो जीएस सेकंड पेपर है आपका, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, यहाँ पे ये जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ये लेजिस्लेचर या विधायिका से संबंधित जो इश्यूज हैं या एंटी डिफैक्शन लॉ है, उसमें ये कवर होगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शन होने के बाद जो वोटिंग हुआ वो 289 सीट पे वोटिंग हुआ था, 289 सीट पर मतदान हुआ था, वोटिंग। और वोटिंग होने के बाद जो रिजल्ट्स आया, जो परिणाम आया, उसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली थी वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिली थी, जिनको 105 सीट मिली थी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो शिवसेना है, शिवसेना को जो सीट मिली थी, वो 56। और उसके बाद जो कांग्रेस को जो सीट मिली थी यहाँ पर, वो 44 थी, और एनसीपी को जो सीट मिली थी, वो जो सीट है वो 54 सीट थी। तो चूंकि किसी को मेजोरिटी नहीं मिला, तो मेजोरिटी न मिलने के कारण जो है यहाँ पर गठबंधन सरकार बनाई गई।
गठबंधन सरकार का मतलब ये होता है, गठबंधन सरकार का मतलब होता है कि जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है या मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कुछ पार्टी जो है आपस में मिलके सरकार बनाती हैं। इसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोलिशन जो गवर्नमेंट बना, जिसमें जो टोटल कह सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए जिस सीट की जरूरत थी, जितने सीटों की जरूरत थी वो 145, मतलब 145 पर आप सरकार जो है बना सकते थे। तब ये आंकड़ा अगर छू जाता है 145 का तो आपकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और जिसे हम कहते हैं महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन सरकार बनी। गठबंधन सरकार बनने के बाद सरकार चलती रही और अचानक आपने देखा होगा कि 20 जून 2022 को 20 जून 2022 को श्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा जो है ये बगावत कर दी गई और यहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो स्टार्ट हो गया। मतलब एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, सरकार खतरे में आ गई, एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि शिवसेना से जो एक गुट है जो अलग हो चुका है, यहाँ पे हमें क्या समझना है? यहाँ पे हमें समझना है अब कि ये गुट जो है जो कि शिवसेना से अलग होके सरकार को एक संकट में लाया है, तो यहाँ पे इनके खिलाफ क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या ये इन पर लागू होगा, जिसे हम कहते हैं दल बदल कानून, जिसे हम कहते हैं दल बदल कानून। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम क्रमवार तरीके से पॉइंट वाइज सीक्वेंस हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दल बदल कानून की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या जो एमएलएज हैं, राइट, जो कि श्री एकनाथ शिंदे जी के गुट में चले गए हैं, तो क्या इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है? क्या इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? क्या ये अयोग्य हो सकते हैं? तो मैं संक्षिप्त में यहाँ ये कहूँगा कि दल बदल कानून ये कहता है, दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 1985 में लाया गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि इसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची लाई गई थी या 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, उसके तहत जो है अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स, अगर पार्टी के 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स जो है, राइट, होते हैं जो कि अलग गुट में चले गए हैं या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्जर कर लिया है या इन्होंने अपना गुट अलग बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है। जो कि आप देखेंगे कि जो आंकड़ा है 56 का जो है, जो कि शिवसेना के पास है, जिसमें अगर इनको 37 मेंबर्स, अगर 37 जो एमएलए हैं, अगर एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में अगर शामिल होते हैं तो इन पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। अब एंटी डिफेक्शन क्या होता है इसके बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम इस पर चर्चा करें। मतलब कुल मिला के समरी ये है कि एक ऐसा कानून है जिसमें हम अभी चर्चा करेंगे, वो ये है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से 2/3 मेंबर्स अगर अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून के तहत या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको जो है
अयोग्य या डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा उनकी मेंबरशिप से। तो ये तो आप समझ चुके होंगे इतना जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब हम देखेंगे कि ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में गवर्नर साहब या राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में राज्यपाल महोदय जो है, एक ईयर है 1994 जो ईयर है, इससे पहले जो गवर्नर साहब जो हैं, ये अगर इनको लगता था कि किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, तो उससे पहले गवर्नर साहब जो है उस सरकार को हटा देते थे, या उस गवर्नमेंट को जिनकी मेजोरिटी नहीं है ऐसा राज्यपाल को लगता था, तो उन्हें मेजोरिटी प्रूव करने का अवसर नहीं मिलता था और वो सरकार चली जाती थी। ये 1994 से पहले की स्थिति है। 1994 के बाद क्या हुआ कि जो एसआर बॉम्बई केस है, एसआर बॉम्बई केस 1994, तो ये जो केस है, इस केस में ये कहा गया कि राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब जो है, ये मेजॉरिटी डिसाइड करने का फैसला नहीं कर सकते हैं, या जो एग्जीक्यूटिव है वही ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि सरकार को मेजॉरिटी है या नहीं है। ये जो डिसीजन लिया जाएगा, ये डिसीजन विधायिका के द्वारा लिया जाएगा या लेजिस्लेचर के द्वारा लिया जाएगा, ऐसा एसआर बॉम्बई केस में कहा गया। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, एसआर बॉम्बई केस में कहा गया कि किसी सरकार को मेजॉरिटी है या नहीं है, बहुमत है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? एग्जीक्यूटिव डिसाइड नहीं करेगा। मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति, गवर्नर या प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करेंगे कि मेजॉरिटी सरकार को है या नहीं है। ये डिसीजन विधायिका के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा ही लिया जाए। अब ये बात तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के तहत बताई है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर साहब होते हैं, राज्यपाल जिन्हें हम कहते हैं, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 174, आर्टिकल 174 क्लॉज 2B क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट की सलाह पर विधानसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यपाल महोदय करें। द गवर्नर जो है वो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर या सीएम की एडवाइस पर वह गवर्नमेंट को या विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये तो हो गया 174 क्लॉज 2 एंड बी। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां और बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा गवर्नर साहब को ऐसा फील होता है या उनको ऐसा डाउट आता है कि सरकार को मेजॉरिटी नहीं है और जो एडवाइस दी गई है या कैबिनेट ने जो एडवाइस दिया है उसको हम माने या ना माने, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका विवेकाधिकार है
कि वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर राज्यपाल आर्टिकल जो मैंने अभी आपको बताया था 174 क्लॉज 2, अब मैं आर्टिकल 175 क्लॉज 2 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 175 क्लॉज 2 की बात कर रहा हूं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल जो है यहां पर एक फ्लोर टेस्ट की बात कर सकते हैं। मतलब फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो सदन में सरकार को ये कह सकते हैं कि आपकी मेजोरिटी है या नहीं है, आपके पास उतने मेंबर्स हैं या नहीं है जितने के लिए सरकार बनाने की आवश्यकता है। मतलब मेजोरिटी को प्रूव करने की बात कर सकते हैं। इसे हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं, राइट। तो फ्लोर टेस्ट पे अगर सरकार इस टेस्ट को जीत जाती है या इसको पास कर लेती है तो सरकार नहीं जाएगी, और नहीं पास कर पाती है, इस मेजोरिटी को, इस नंबर को नहीं प्राप्त कर पाती है तो सरकार चली जाएगी। फ्लोर टेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि संविधान में दिया गया है, एक संवैधानिक तंत्र है। इससे हमें यह सहायता मिलती है कि सरकार के पास मेजोरिटी है या नहीं है, या बहुमत है या नहीं है। तो इस तरीके से आप फ्लोर टेस्ट के बारे में समझे हैं। यहां पर भी यही स्थिति हो सकती है। यहां पर जो रिजीम है वो इसके बाद चेंज हो सकता है, या फिर दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं, या नया कोलिशन बन सकता है, नया गठबंधन बन सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम एंटी डिफेक्शन लॉ को समझ लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसको हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, हम इसको अब समझेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। देखिए, भारतीय राजनीति में एक कॉन्सेप्ट है आयाराम गयाराम कल्चर, या आयाराम गयाराम संस्कृति। कि आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट क्या है? ये 1960s के दशक से स्टार्ट हुआ। 1967 के चुनाव के बाद बहुत सारी सरकारें गिरी, क्योंकि एक राजनीतिक दल के जो एमएलए या एमपी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सरकार में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इससे सभी राजनीतिक दलों को नुकसान था। आपको एमएलए या एमपी बनाया गया है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आपको चुना गया, और बाद में उसके प्रति आप वफादार नहीं रहते हैं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो 1960s के बाद ये काफी, उसके दशक में देखा गया, 1967 के बाद जो चुनाव हुए उसके बाद तो बहुत सारी सरकारें गिर गई इस आयाराम गयाराम के कल्चर पे। आयाराम गयाराम कल्चर ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, और सरकार दूसरी बनते देख आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल हो जाते हैं। तो ये आयाराम गयाराम कल्चर है। इससे जो जनता का ट्रस्ट है वो वायलेट होता है, ब्रीच होता है। इससे हम कह सकते हैं, अगर मैं एक स्टडी आपको बताऊं तो हमारे यहाँ जो 1952 में हमारे यहाँ जो संसदीय परंपरा स्टार्ट हुई है, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अब तक दल बदल के या एंटी डिफेक्शन के 540 केस हो चुके हैं। अगर मैं पिछले 1967 और 1968 की बात करूं तो एक साल के अंतर्गत, 1 ईयर के अंतर्गत देखेंगे तो 440 केस हुए। देखिए आप, दल बदल के। ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी समस्या है और इससे सभी राजनीतिक दल परेशान थे।
इसको रोकने के लिए 1985 में इसको रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 लाया गया। ये आप ध्यान रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, जिसका उद्देश्य ये था कि जो एमएलए एमपी जो दल बदल करते हैं, इस दल बदल को रोकना था। इसके लिए कानून लाया गया, जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जो है वो लाया गया, 10वीं अनुसूची लाई गई। और 10वीं अनुसूची के तहत ये जो कानून 1985 में लाया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत दल बदल को रोकने के लिए कानून लाया गया। क्या कानून लाया गया, क्यों लाया गया? सबसे पहले तो उसका उद्देश्य बताता हूं कि सरकार की स्थिरता बनी रहे, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि ये मेंबर इधर चला गया, वो मेंबर इधर चला गया, ये सरकार गिर गई, फिर नई सरकार बन गई। तो सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहे, इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, चाहे वो संसद में हो, वो अपने पार्टी के प्रति उनकी वफादारी या लॉयल्टी बनी रहे। इस मुख्य उद्देश्य के लिए इस कानून को लाया गया। इसके तहत मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई भी सदस्य पार्टी छोड़ता है, दूसरी सरकार में शामिल होता है, तो उसके विरुद्ध दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको उस पार्टी से निकाल दिया जाएगा या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आप समझिए इस बात, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चूंकि लाया गया है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फिर लाया गया। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2003 में लाया गया। पहले वाले में क्या प्रोविजन था? पहले वाले में ये प्रोविजन था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 सदस्य, 1/3 जो मेंबर हैं, 1/3, देखिए 52nd की बात कर रहा हूं कि 1/3 मेंबर क्या कर सकते हैं, 1/3 मेंबर जो है स्प्लिट कर सकते हैं। 1/3 मेंबर की बात करें, 1/3 सदस्य जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो उन पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन यहां समस्या ये आई कि जो छोटे छोटे जो राज्य थे, वहां एक व्यवहारिक समस्या देखी गई। तो इसके तहत फिर से एंटी डिफेक्शन लॉ में फिर से चेंजेस लाए गए। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, जो 51वां जो कह सकते हैं 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि अगर 2/3 मेंबर, 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ते हैं और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं या पार्टी को छोड़ देते हैं या दूसरी पार्टी में मर्ज करते हैं, विलय करते हैं, तो उन पर दल बदल विरोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो उन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। शायद आप ये बात समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया। यहां पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा जो कि महत्वपूर्ण है। 1990 में, 1990 में एक कमेटी बनाई गई थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिश भी एंटी डिफेक्शन लॉ, वैसे तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, चुनाव सुधार से रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने एंटी डिफेक्शन के बारे में भी बात की है। तो आपको ध्यान रखना रहेगा, आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश थी इस संबंध में। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एंटी डिफेक्शन की बात जो मैं आपको लगातार इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो डिसिप्लिन रहें। और ये जो लॉ लाया गया है, ये लॉ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों के सदस्यों के लिए तो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के लिए तो हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो। ये जो लॉ है एंटी डिफेक्शन का, ये एप्लीकेबल होता है निर्दलीय जो सदस्य होते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलएज होते हैं, उन पर भी लागू होता है ये। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, कि इंडिपेंडेंट जो एमएलएज होते हैं उन पर भी एप्लीकेबल होता है लॉ। और एक अगली महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर भी इंप्लीमेंट होता है। कैसे, समझिए कि अगर पहले 6 मंथ में वह किसी दल से जुड़ते हैं तो उनके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद में, आफ्टर 6 मंथ, जब वो नॉमिनेटेड हो गए उसके 6 मंथ के बाद में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून पे लागू होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि अपवाद के बारे में बताऊं। अब मैं दल बदल विरोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, उसके अपवाद क्या है, उसके अपवाद क्या है। अपवाद का मतलब क्या है, ये एग्जेम्प्टेड जो लोग हैं वो कौन है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उपसभापति जिन्हें हम कहते हैं, ये राज्यसभा में होते हैं। अगर पार्टी छोड़ते हैं तो ये उन पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन बताया मैंने आपको, पहला एक्सेप्शन क्या बताया, डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है, डिप्टी चेयर। दूसरा ये किस पे लागू नहीं होगा, ये जो लोकसभा है, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है ये इन पर लागू नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है उसका अगर ये पार्टी छोड़ते हैं। यहां मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ में एक चीज ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि अगर आप पार्टी है, किसी पार्टी से आप इलेक्ट हुए हैं, लेकिन पार्टी की जो पॉलिसीज है उनसे आप एग्री नहीं है, तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो है उसमें 1/3 मेंबर्स स्प्लिट हो सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया, चूंकि विधानसभाएं बहुत छोटी थी, वहां काफी मिसयूज किया गया। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में लाया गया। चूंकि वाजपेयी सरकार थी उस समय, वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया तो 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी से 2/3 सदस्य जो हैं अगर अलग होते हैं तो उन पर ये लागू नहीं होगा। अगर वो अलग एंटिटी बनाते हैं तो एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताऊंगा, इसमें कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ध्यान से सुनना है, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 102 क्लॉज 2, पहला तो ये हो गया। दूसरा है 191, आर्टिकल 191 क्लॉज 2। ये दोनों ही जो क्लॉज हैं, पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंटी डिफेक्शन के तहत,
और राज्य विधानमंडल में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 191 क्लॉज 2 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी जो कानून है, उसका कस्टोडियन किसको बनाया गया? हम यहां बात कर रहे हैं कस्टोडियन की बात कर रहे हैं कि कौन इसका कस्टोडियन है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बात लोकसभा से रिलेटेड है तो यहां पर कस्टोडियन जो है वो लोकसभा स्पीकर है, या फिर अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, उसके कस्टोडियन इनको बनाया गया है। यहां पे आपको समझना यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं, क्या इनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनके निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा जो है, जिसमें हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उस निर्णय का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात यह, तो जैसा कि मैंने आपको कस्टोडियन के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में स्पीकर की जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है। तो स्पीकर की पोस्ट अगर महाराष्ट्र में वैकेंट है तो इस एंटी डिफेक्शन को डिसाइड करने का काम ये डिप्टी स्पीकर साहब करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। कितने समय में इसका फैसला किया जाएगा, मतलब एंटी डिफेक्शन पे कितने समय में सुनवाई होगी? यहां पर एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर हम कितने समय में फैसला होगा तो ये 3 महीने के अंदर होगा। ऐसी एक परंपरा अभी हाल में ही विकसित की है, जो कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं श्री वेंकैया नायडू साहब, तो 3 महीने की अवधि के अंदर इसको सुनवाई होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी हाल में एक स्टेटमेंट आया है कि जो मेजोरिटी होगी वो गुवाहाटी में डिसाइड नहीं होगी। मैं महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, ये चौपाटी पर डिसाइड होगी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूं कि जो एसआर बॉम्बई केस में ये कहा गया है कि कोई भी जो फ्लोर टेस्ट होगा वो सदन में होगा, असेंबली में होगा। आपको ध्यान रखना है इस बात, आप इसको कहीं बाहर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सदन के पटल पे होगा फ्लोर टेस्ट, और साथ में एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत होगा। कारण यह होता है कि अगर उसकी समय सीमा ना हो और ऐसे में असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो फिर उसका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। आप समझिए इस बात। तो हमारे जो चेयरपर्सन साहब हैं श्री वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने शरद यादव जी के केस में कुछ फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए। उन्होंने बताया है कि 3 महीने के अंदर जो है इस पर सुनवाई होनी चाहिए। 3 महीने की समय सीमा की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जो ये क्या है, कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो काम होगा वो है क्या? एक जुडिशियल प्रोसेस है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जुडिशियल प्रोसेस के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन फिर भी व्यवहार में अगर देखा जाए तो 3 महीने के अंदर जो है इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे एंटी डिफेक्शन लॉ जिस ऑब्जेक्ट के साथ लाया गया, क्या ये सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे बता देना चाहता हूं मैं आपको। ये हमें इन सब एपिसोड से देखना पड़ेगा
क्योंकि हमारे जो जन प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के लिए अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये बीच में दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरे के साथ सरकार बना लेते हैं, तो ये पार्टी के प्रति जो उनकी लॉयल्टी होती है उसको ब्रीच करते हैं, वायलेट करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सरकार की जो स्टेबिलिटी है वो भी चली जाती है। यहां जयप्रकाश नारायण साहब ने एक बात की थी, मैं उसकी बात जरूर करूंगा, राइट टू रिकॉल की बात की थी कि हम हमारे अगर प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको वापस बुला सकते हैं। देखिए, हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बार बार बात करते जा रहे हैं और आप इसका पर्पज भी समझ चुके हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, वो ये ध्यान में रखनी होगी कि हमारे यहाँ जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, देखिए कोई भी प्रतिनिधि है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको मैंने अभी कहा। तो ये कहीं ना कहीं जो एमएलए और एमपी हैं उनके जो कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको वायलेट करता है, क्योंकि उनको पार्टी का एजेंट बन के रहना पड़ता है और वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको डरना पड़ता है, और जो वायलेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये क्रिटिसिज्म मैं कर रहा हूं, और वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग होकर अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से अपने ओपिनियन को नहीं रख पाते हैं जिस प्रकार से उनको रखना चाहिए, और पार्टी की ओपिनियन से ही उनको मैच करना पड़ता है। ये व्यावहारिक समस्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम व्यवहार में देखेंगे तो कहीं ना कहीं की जो स्पीकर साहब हैं उनका रोल भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। व्यवहार में देखा गया है कि प्रैक्टिकल में अगर हम देखेंगे तो कोई भी जो रूलिंग पार्टी है अगर उसके साथ दल बदल हुआ है तो जनरली एंटी डिफेक्शन के प्रति जो एक्शन लेना चाहिए उसमें डिसीजंस में काफी देरी की जाती है, और देरी करने के बाद जब सरकार का टेन्योर चला जाता है तो फिर इसका कोई पर्पस नहीं रह जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। कई मामलों में देखा जाए तो हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में असफल रहा है, जिसके लिए लाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जहां तक हम गवर्नर साहब की बात करेंगे, गवर्नर साहब की जो भूमिका होती है, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फ्लोर जो टेस्ट होता है उसके डायरेक्शन वो देते हैं, और यहां पे सवाल ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं तो अमेरिका में देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति प्रकार की सरकार है। वहां राष्ट्रपति जी 4 साल के लिए चुने जाते हैं, उन पर इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, वहां हायर स्टेबिलिटी है, वहां की स्टेबिलिटी, वहां सरकार का स्थायित्व जो है काफी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी लोअर है, लोअर अकाउंटेबिलिटी है अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें। लेकिन हम संसदीय प्रकार की बात करेंगे जो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेली बेसिस पे है कि जब तक वो सरकार में है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल है। यहां हायर अकाउंटेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी तब तक रहेगी जब तक की मेजोरिटी है, आप समझिए इस बात। अब यहां पे मैं डिफेक्शन की और बात करूंगा। डिफेक्शन कब लागू होगा? अगर वो पार्टी छोड़ देता है, कोई दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, सरकार में चला जाता है, अगर वो 2/3 के दायरे में नहीं आता है तो एंटी डिफेक्शन लागू होगा।
और वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इवन आप एक चीज और समझ लीजिए कि अगर सदन में कोई भी बिल पास होता है, चाहे वो मनी बिल क्यों ना हो या किसी प्रकार का मोशन हो, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना विप जारी करते हैं। विप का मतलब होता है कि जो पार्टी ने उनको जो डायरेक्शन दिया है उसी डायरेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनको वोट करना हो। अगर वो किसी बिल को लेके, किसी मोशन को लेके अगर वो विप को वायलेट करते हैं तो भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लागू होगा। तो आप समझ लीजिए कि यहां पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक तरफ अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी चली जाती है, पार्टी के प्रति लॉयल्टी नहीं रहती है, लेकिन जहां हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व प्रकार की सरकार की बात कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उनका जो ओपिनियन है, कहीं ना कहीं वो वायलेट होता है मेंबर्स का। और इसमें जो कमियां हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अपने कह सकते हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है, तो निश्चित रूप से इसमें सुधार की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने इस टॉपिक को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद आपकी सारी समझ विकसित हो गई होगी और आपको की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को निश्चित रूप से समझ पाने में सक्षम होंगे। इसी उद्देश्य के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं और अगले लेक्चर में हम